हेलो मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जो मेंस दे रहे हैं वो मेंस की तैयारी में लगे होंगे लगातार। जो प्रीलिम्स के लिए तैयार हो रहे हैं वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए खास कुछ जो सीरीज चल रही है यहाँ पर, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, सीखें। और जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए भी ढेर सारा डेटा है, वो लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ढेर सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स के कंप्लीट कर रखे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है। तो कल के दिन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ा था। तो आर्टिकल 21 को अभी रोका गया है, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। उसके पीछे के क्या रीजन है वो मैं बाद में बताऊंगा। मेन का गांधी केस जो लैंडमार्क केस रहा है उसके बारे में भी वहीं पर बात होगी, अन्य चीजों के बारे में भी वहीं पर बात होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 23 के बारे में और 24 के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हम सभी लोग जानते हैं भारत देश में, इंडिया में या भारत देश में हम लोग राइट्स को लेकर के चलते हैं, यानी राइट्स हम लोगों के पास पावर के रूप में होता है। और इस पावर के चलते ही हमारे पास एक और पावर है। वो कौन सा पावर है? कि हम लोग शोषण के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, या फिर शोषण हो रहा है उसको लेकर के संविधान ने क्या क्या चीजें दर्शाई हैं उन पर बात कर सकते हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट में शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा गया है, जिसमें आर्टिकल 23 यानी 23 और 24 में इनको रखा गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पहले एक चीज आप समझ लीजिए। देखिए भाई, शोषण जो होता है वो कौन कौन कर सकता है? शोषण अगर हम देखते हैं तो एक इंडिविजुअल, कौन सा? इंडिविजुअल, एक व्यक्ति भी कर सकता है, यानी कि हम बोल सकते हैं पर्सन भी कर सकता है। एक कंपनी भी कर सकती है अपने एम्प्लॉयर्स का। एक शाखा यानी कि हम गवर्नमेंट को भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो शोषण के विरुद्ध जो जो अधिकार हैं वो किसके किसके खिलाफ हैं? इंडिविजुअल के खिलाफ भी हैं, कंपनी यानी प्राइवेट बॉडीज के खिलाफ भी हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी हैं। तो यानी कि ये जो अधिकार हैं ये अगर हम देख रहे हैं लोगों को मिले हैं, लेकिन कुछ खास लोगों के भी विरुद्ध हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो जो भी अधिकार गवर्नमेंट के अलावा भी किसी के अगेंस्ट होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखनी है वहां पर हमको, ये सरकार के पास पावर होती है कि उनसे संबंधित क्या बनाए, कुछ लॉज बनाए, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उनको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है किस तरह से रोक सकते हैं, उन पर कमी ला सकते हैं। समझ में आया? तो आर्टिकल 23 और 24 जब हम पढ़ेंगे तो ये यही चीज दर्शाता है कि ये इनमें जो राइट्स दिए गए हैं अगर उनका कहीं ना कहीं से हनन हो रहा है, क्या हो रहा है? हनन हो रहा है, तो सरकार के पास यह पावर भी होती है कि सरकार इनको क्या करे, सरकार उस जो हनन हो रहा है उसके अगेंस्ट क्या करे, उसके अगेंस्ट कोई कानून लाए, कोई बिल लाए, उसको पास कराने के बाद उस कानून को लागू करे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीजें हमारे संविधान में कई आर्टिकल्स में, कई फंडामेंटल राइट्स में भी हैं, ठीक है, जिनमें हम कह सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल भी हमारे अगेंस्ट कर रहा है, मतलब हमारे राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है या फिर हमारे राइट्स का हनन कर रहा है, तो भी हम वहां पर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक जब शुरू होता है तो सबसे पहले शुरू होता है आर्टिकल 23 को लेकर के। तो सबसे पहले 23 में क्या क्या है? कई बार ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो आर्टिकल 23 के तहत एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, ए बी। तो उनमें हर एक चीज पता होनी चाहिए कि अनुच्छेद 23 में क्या क्या आता है, किस किस तरह का शोषण आता है। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 23 के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 23 में कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहली चीज क्या है? यह जो अनुच्छेद है ये हमको क्या है, संविधान के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा दिया गया है। दूसरी चीज क्या है? ये एक हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तीसरी चीज क्या है? ये कहां कहां पर एप्लीकेबल है? मानवीय तस्करी के लिए और सभी प्रकार के जबरदस्ती काम कराने के लिए, जबरन श्रम के लिए, और जिसमें बेगार शामिल है। बेगार क्या होता है मैं अभी आपको इसके बारे में बात करूंगा।
इसमें भी एक प्रकार का कार्य होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये क्या होता है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इस तरह की चीजों पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है, इनको रोकता है, कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें ना हो पाए, किसी व्यक्ति के खिलाफ ये सारी चीजें ना हो पाए। और इससे क्या होता है, भारतीय नागरिकों को क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 23 में कौन कौन से इस तरह के अधिकार हैं या किस किस तरह से लोगों के राइट्स, लोगों के शक्तियों को या फिर लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है या फिर उनको शोषण से बचाया जाता है। तो पहला होता है मानवीय तस्करी। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है, आपने जैसे सुना होगा ऑर्गन ट्रैफिकिंग, अंगों की तस्करी होती है। अंगों के साथ साथ आपने सुना होगा कि एनिमल ट्रैफिकिंग, तो जानवरों की तस्करी होती है। और कभी कभार क्या होता है, मानवीय तस्करी भी होती है कि आदमियों को या औरतों को भी बेचा जाता है, आदमियों औरतों को बेचा जाता है और उन आदमियों औरतों की एक वैल्यू तय की जाती है, उनको मार्केट में वैल्यू तय की जाती है। तो ऐसा कृत्य करना भारत में पूर्ण रूप से क्या है, निषेध है, किसी भी प्रकार से इसको नहीं किया जा सकता है। तो लोगों को खरीदना, बेचना या व्यापार के रूप में इनका उपयोग करना, ये क्या है, गलत है। पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो गया, मानवीय तस्करी के बारे में बात की जा रही। दूसरा है बेगार। बेगार क्या होता है, किसी को बिना मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर करना। बिना मजदूरी क्या होता है, बिना मजदूरी का तात्पर्य यहां पर दर्शाया गया है कि आपको काम करने का एक वेतन मिलेगा, धन मिलेगा। अगर आपको वो धन नहीं मिल रहा है, वो आपको धन नहीं मिल रहा है, दिया नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये क्या है, ये आपके राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इसके बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या चीज है, आपने सुना होगा कभी कभार, एक क्या होता है, मिनिमम वेजेस होता है, एक होता है मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस, और एक होता है लिविंग वेजेस। क्या होता है, लिविंग वेजेस। दोनों में क्या अंतर है? मिनिमम वेजेस का मतलब होता है न्यूनतम मूल्य या न्यूनतम धन, एक ऐसा धन जिसको जो व्यक्ति को मिलना ही चाहिए, किसी भी हाल में मिलना चाहिए, जो जीवन जीने के लिए अति अनिवार्य है, जीवन की बेसिक नीड्स को पूरा करता हो। समझ में आ गया? तो उसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस। क्या बोलते हैं? मिनिमम वेजेस। तो सरकार, गवर्नमेंट क्या करती है, इसको समय समय पर क्या करती है, तैयार करती है, तय करती है कि ये साल 2024-25 में कितना होना चाहिए, 25-26 में कितना होना चाहिए, या फिर इस तरह से सरकारें समय समय पर क्या करती हैं, ये वेजेस तय करती हैं। तो इसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय। तो आपको देखो, आय प्रमाण पत्र बनाते हो तो उसमें लिखा जाता है न्यूनतम आय कितनी है, कम से कम आय। और एक होती है लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस का मतलब होता है जिसमें आप अपने जीवन को, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो, जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी फैसिलिटीज होती हैं, उनको क्या कर सकते हो, आप आसानी से गेट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ का एंजॉय कर सकते हो एज अ कॉमन पीपुल। क्या मैंने बोला? कॉमन पीपुल। तो सरकार जब भी देती है सैलरी तो वो लिविंग वेजेस में देती है। गवर्नमेंट क्या देती है? लिविंग वेजेस में सैलरी देती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका, ध्यान से, अगर आपका मिनिमम वेजेस वायलेट हो रहा है तो ये फंडामेंटल राइट के तहत आ जाएगा। अगर आपको लिविंग वेजेस नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, लिविंग वेजेस नहीं मिल रहा है, तो ये डीपीएसपी के तहत आएगा। क्या आएगा? डीपीएसपी के तहत आएगा कि ये राज्य का या सरकार का यह कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति को जो सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है तो उसको लिविंग वेजेस प्रदान कराना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब भी मिनिमम वेजेस की बात है वायलेशन की, तो फंडामेंटल राइट। जब डीपीएसपी में अगर लिविंग वेजेस की वायलेशन की बात है तो उसको डीपीएसपी में रखा जाता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को पुनः देखते हैं। तो हम लोगों ने पहला देखा और दूसरा बेगार देखा, तो मानव तस्करी और बेगार। तीसरा मैंने देखा जबरन श्रम, बॉन्डेड लेबर इसको बोलते हैं। अब क्या होता है, कुछ ऐसे भी क्षेत्र रहे हैं, में भी अभी भी हो सकते हैं, जहां पर क्या करवाया जाता है, मनुष्य की इच्छा नहीं है,
अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसके बावजूद उससे क्या लिया जाता है, काम लिया जाता है, उसके बावजूद उसके खिलाफ क्या लिया जाता है, उससे काम लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जबरन श्रम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या है, बंधुआ मजबूरी। बंधुआ मजबूरी का मतलब होता है जबरदस्ती काम करवाना। या इस तरह की प्रथाएं भारत में पहले ऐसा माना जाता है कि रहती थी। आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे राज्य जहां पर ज्यादा भी शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, तो वहां पर इस तरह की प्रथाएं चलती रहती हैं कि लोगों को बांध लिया जाता है, और वो अगर नहीं भी काम करना चाहते तब भी उनसे काम करवाया जाएगा। उनको भोजन केवल दिया जाता है, लिविंग मिनिमम वेजेस भी नहीं दिया जाता, न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता, केवल क्या दिया जाएगा, बंधुआ भोजन दिया जाएगा। इसका दूसरा अगर एग्जांपल एक हम कॉमन तरीके से लेते हैं, तो जिसने केजीएफ मूवी देखी होगी, तो केजीएफ मूवी में आपने देखा होगा कि वहां जो कोलार गोल्ड फील्ड्स थी, वहां पर लोग जो काम करते थे उनको केवल खाने को दिया जाता था, बाकी कोई चीजें उनको नहीं दी जाती थी। ना तो उनके पास पैसा होता था, ना ही वो अपने अधिकारों को ले सकते थे या फिर उनके अनुसार काम कर सकते थे। तो ये कहां पर आता है, ये होता है जबरन श्रम आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट होता है जबरन वैश्यावृत्ति, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूट इसको बोलते हैं। अब क्या होता है कि भारत में वैश्यावृत्ति को तो वैश्यावृत्ति होती है, मतलब कि देह व्यापार बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर अपने शरीर को कुछ समय के लिए इंगेज करके या शारीरिक इंगेज करके तो वहां पर पैसा कमाया जा सकता है, इसे हम वैश्यावृत्ति बोल सकते हैं। थोड़े से और भी तरीके आप सभी लोग जानते होंगे। तो हम लोगों ने ये देखा है कि वैश्यावृत्ति तो हमारे भारत देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं यहां पर एप्लीकेबल है, लेकिन अगर जबरदस्ती करवाई जा रही है, इसको क्या किया जा रहा है, जबरदस्ती, जबरन, अगर किसी की इच्छा नहीं है फिर भी किया जा रहा है ये चीज, तो ये भी क्या है, आर्टिकल 23 का वायलेशन है। तो जबरन वैश्यावृत्ति भी क्या है, एक प्रकार से क्या है, आर्टिकल 23 के तहत ये एक वायलेशन है, और इसको रोकने का कर्तव्य सरकार का है। समझ में आ गया? चलिए अगर इसके बाद बात करते हैं, तो एक और है जो अभी शायद प्रचलन में नहीं है, देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा क्या होता था, कुछ समय पहले ऐसे माना जाता था कि एंशिएंट पीरियड में या कुछ समय पहले देवदासी प्रथा होती थी, जिसमें क्या किया जाता था, स्त्रियों को देवताओं को समर्पित कर दिया जाता था, और कहा जाता ये देव की दासी हो गई। तो वो स्त्रियां जीवन भर अपने बची हुई लाइफ कहां पर गुजारेंगी, मंदिर में गुजारेंगी। तो ये भी इस समय कहा गया है ये गलत तरीका है, कि मतलब उनके पास भी अधिकार हैं, ये नहीं कि केवल और केवल वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के लिए या फिर मंदिरों में ही रहने के लिए या फिर वहां पर काम करने के लिए बनाई गई हैं। तो ये वैसे तो जहां तक माना जाता है कि साउथ इंडिया में प्रचलित था पहले, वर्तमान में ऐसे नहीं। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, आर्टिकल 23 का वायलेशन है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी भी व्यक्ति को कर्ज चुकाने के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, अक्सर अमानवीय परिस्थितियों में। उदाहरण के लिए क्या किया जाता है, देवदासी प्रथा, जहां महिलाओं को क्या किया जाता है, मंदिरों में समर्पित कर दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, गलत है। तो हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, मानव तस्करी, बेगार, मिनिमम वेजेस न देना, बॉन्डेड लेबर और बॉन्डेड प्रोस्टिट्यूशन, और उसके बाद देवदासी प्रथा। ये सारी की सारी चीजें क्या है, आर्टिकल 23 के तहत आती हैं कि अगर ये हो रही हैं तो कहीं ना कहीं से सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल कर रहा हो, प्राइवेट कंपनी कर रही हो, या फिर कोई सरकारी संस्थान ही क्यों ना कर रहा हो। तो इस पे क्या कर सकती है, सरकार एक्शन ले सकती है। यहां पर सरकार को पावर दी जाती है कि लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करो, नियम और कानून बनाओ। तो इनसे संबंध में कुछ कानून भी बने हैं, ऐसा नहीं कि कानून नहीं बने हैं, इनके संबंध में कुछ कानून भी बने हैं। खैर, इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। आर्टिकल 23 एक ऐसा अधिकार है जो सरकार एवं निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ लागू होता है। उल्लंघन होने पर संबंधित कानूनों के तहत उसमें क्या करवाई जाएगी, कार्यवाही करवाई जाएगी, तथा ये क्या होगा, ये कार्यवाही के तहत अगर जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो पहला इससे संबंधित जो कानून है वो क्या है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, जिसमें कहा गया यह कानून बंधुआ मजदूरी को खत्म करता है, कि बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, बॉन्डेड लेबर सिस्टम नहीं होगा, और मजदूरों को मुक्त करता है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करता है, यानी उनको जीवन जीने की व्यवस्था भी करता है। इसके बाद अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम
तो अनैतिक व्यापार जो मैंने अभी आपको बताया, मानव तस्करी, खास तौर पर फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, इसको भी रोकने का अधिनियम बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1956। इसमें उन्मूलन है, इसमें रोकथाम है। उन्मूलन का मतलब होता है पूर्ण रूप से निषेध, रोकथाम को उसको लिमिटेड कर देना, बहुत ज्यादा लिमिटेड कर देना, सीमित कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यह मानव तस्करी, खासतौर पर वेश्यावृत्ति के लिए को रोकने के लिए बनाया गया, और अपराधियों के लिए सजा का भी प्रावधान इसमें क्या किया गया है? रखा गया है कि अगर कोई अपराधी इसमें पाया जाता है तो उसको सजा मिलेगी। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, वही मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि श्रमिकों को उनके उचित मजदूरी मिले, उनकी उचित मजदूरी मिले, ताकि वो काम मजदूरी के जरिए से उनका शोषण ना किया जा सके। अगर कोई कर भी रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो 3 हम लोगों ने पढ़े। पहला क्या हुआ? पहला हमने कहा बॉन्डेड लेबर से संबंधित है वो। दूसरा मैंने कहा अनैतिक रोकथाम या फिर प्रोस्टिट्यूशन से संबंधित है, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन से संबंधित है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है। तीसरा हमने कहा मिनिमम वेजेस से संबंधित है। पहला है बंधुआ मजदूरी प्रणाली, उन्मूलन अधिनियम 1976 है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है। 3 है, तीनों को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। आर्टिकल 23 के लिए इतना पर्याप्त रहेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, सरकार कुछ खास कानून भी बना सकती है। वो कानून कैसे हैं? अगर सरकार कह दे कि भाई साहब, अगर गवर्नमेंट क्या कह दे कि भाई साहब आप सभी को, गवर्नमेंट क्या कह दे कि आप सभी को कोई भी एक्स काम करना है, एक्स वर्क करना सभी के लिए क्या है? अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है, कंपलसरी है कि इस काम को क्या है? आपको करना ही पड़ेगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। अगर ये काम पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित है, क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित है, तो आपको इसको करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप कुछ देश सुनते होंगे, जिसमें एक इजराइल है। इजराइल में कहा गया है कि इजराइल में जो भी लोग रहेंगे वो सभी लोग आर्मी में, कहां पर? आर्मी में 2 साल की सेवा जरूर देंगे। अब इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि ये बॉन्डेड है या जबरदस्ती करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में यही बताया गया है। कहा गया है कि आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में कि अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो गवर्नमेंट ऐसे नियम कानूनों को बना सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे नियम कानूनों क्या कर सकती है? बना सकती है, अप्लाई कर सकती है। समझ में आ गया? तो ये आर्टिकल 23 में बताया गया। उससे आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में बताया गया। इससे क्या होगा? आर्टिकल 23 क्लॉज 1 वायलेट नहीं होगा। तो आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में क्या बताया गया? देखिए सामने लिखा हुआ है। कहा सरकार को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, जैसे कि सैन्य सेवा, लागू करने की अनुमति देता है, बशर्ते इसमें धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, फिर से बोलेंगे रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 समझ में आ रहा है? कुछ इसी तरह का था के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए बराबर बनाया जाएगा। जैसे कि कुछ देशों में सैन्य सेवा अनिवार्य है, लेकिन भारत में यह स्वैच्छिक है। अभी तो आप स्वेच्छा के अनुसार हो। हालांकि सरकार अनुच्छेद 23 क्लॉज 2 के तहत इसे अनिवार्य कर सकती है। क्या कर सकती है? अनिवार्य कर सकती है, अगर सार्वजनिक उद्देश्य हो। आप समझ में आया कि नहीं आया? कर सकती है, करेगी नहीं ऐसा भी नहीं लिखा है। किया है? नहीं। किया था? नहीं। कर सकती है अगर चाहेगी तो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 23 का वायलेशन नहीं करेगा, इस चीज को यहीं पर बता दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 24 की बात करते हैं। आर्टिकल 24 में बताया गया यह संविधान का एक भाग है जो मुख्य रूप से बच्चों के लिए, किनके लिए? बच्चों के लिए, माइनर्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, जो बाल श्रम को रोकने की बात करता है और कहता है
कि यदि कोई बच्चा या बालक 14 साल से कम उम्र का है तो उनको निम्नलिखित कामों में अनुमति नहीं दी जाएगी काम करने के लिए। पहला, कारखाने में। दूसरा, खानों में, माइंस में, इसको माइंस बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी खतरनाक रोजगार में, जैसे कि हमने बोल दिया केमिकल फैक्ट्री, तो कहीं ना कहीं से ये क्या है, खतरनाक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। या निषेध, यह जो निषेध है किसके लिए, सरकार और निजी नियोक्ताओं के लिए या व्यक्तियों के लिए है। 23, 24 दोनों के लिए है, दोनों पर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो 24 बताता है कि 14 साल से बच्चे जो हैं वो कब हैं, उनको कुछ खास चीजें जैसे कारखाने, खानों में, माइंस में और खतरनाक जगहों पर काम करने से उनको रोका जाता है या फिर उनसे काम नहीं लिया जा सकता है। ना तो सरकार ले सकती है, ना ही कोई इंडिविजुअल ले सकता है। लेकिन इस अगर लेगा तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, ये फिर से बात आई कि नहीं आई। यहां पर इंडिविजुअल को भी रोका गया है, सरकार को रोका जाता है तो सरकार को, यहां व्यक्तिगत को भी रोका गया है, तो फिर क्या होगा। यहां पर इससे संबंध में कुछ नियम कानून आ गए। कौन कौन से नियम कानून आ गए। पहला है बाल श्रम निषेध उन्मूलन, लिखा है क्या, नहीं, नियमन अधिनियम, कौन सा, 1986। क्या बोला गया, 1986। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में CLPR। क्या बोलते हैं, CLPR। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। CLPR का मतलब क्या है, यहां पर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट इसको पूरा बोलते हैं, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है यह अधिनियम बच्चों को खतरनाक और शोषणकारी रोजगारों से क्या करता है, बचाता है, जहां बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और वो डेंजरस चीजें ना हो, ताकि उनके स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट को क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। तो 1986 कहता है कि कोई भी बच्चा या 14 साल से कम उम्र का बच्चा खतरनाक जगहों पर काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके विकास के लिए यह सही नहीं है। उसके साथ साथ 14 से कम उम्र के बच्चों को रोजगार को नियंत्रित करता है और निषिद्ध करता है कि किशोरों 14 से 18 वर्ष के लोगों के लिए खतरनाक कार्यों पर इनको नहीं यूज किया जाएगा। 14 से कम है तो काम नहीं करेंगे, 14 से 18 है तो काम करेंगे, लेकिन खतरनाक जगह पर काम नहीं करेंगे। इसमें कुछ खास प्रावधान है। खतरनाक रोजगार पर प्रावधान, प्रतिबंध क्या है, अगर कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा खनन, पटाखा निर्माण कंपनियां, रासायनिक कारखाने आदि में काम करता है तो उसको क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति इसके साथ साथ गैर खतरनाक कानूनों में बच्चों को काम करने के लिए घंटे, कार्य परिस्थितियों और विश्राम को क्या करना होगा, दर्शाना होगा। अगर खतरनाक नहीं है तो वहां पर टाइम पीरियड को फिक्स करना होगा, काम कितना करना है, क्या कंडीशन है वहां पर वो, और उनको कितना रेस्ट दिया जाएगा, इसको भी दर्शाया जाएगा। पहली चीज क्या है, 14 साल से बच्चों को काम ही नहीं करना है खतरनाक जगह, अगर उनको करना है तो कैसी जगह पर काम करना है ये भी पता होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई उल्लंघन इसका करेगा तो क्या होगा, 6 महीने से लेकर 2 वर्ष कंडीशन। जब आप लॉस पढ़ते हो, कानून पढ़ते हो, तो किसी ने कानून पढ़ा होगा, तो वहां पर क्राइम की कंडीशन के अनुसार क्या होती है, सजा होती है। तो बोल दिया गया कि 6 महीने, कम से कम 2 वर्ष अधिक, या उसके साथ साथ कम से कम 10,000 से 20,000 रुपए तक क्या होगा, जुर्माना भी। पहला हो गया। तो CLPR को 1986 में बनाया गया और इस पर काम किया गया। लेकिन CLPR में कुछ प्रावधान आने लगे, कुछ दिक्कतें आने लगी। वो क्या है, पहले है एक केस इस पे आता है। वो केस क्या है, आपके सामने रखा हुआ है। केस है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996। इसमें क्या हुआ, एक एरिया वहां पर है शिवकाशी। कौन सा एरिया है, शिवकाशी। शिवकाशी में क्या है, एक पटाखा फैक्ट्री थी और पटाखा फैक्ट्री में ढेर सारे बच्चे वहां पर क्या करते थे, काम करते थे। अब जब काम करते थे तो क्या ये आर्टिकल जो CLPR एक्ट है 1986 का, क्या यहां पर एप्लीकेबल हो सकता था कि नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे खतरनाक जगह पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस पर केस किया गया। इस पर जब केस किया गया तो मुद्दा तो आपको मैंने बता दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम से क्या में नियुक्त करने वाली फैक्ट्रियों को क्या किया जाएगा, तुरंत का तुरंत बंद कर दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले उन्होंने आदेश दिया। दूसरा कहा, सरकार को निर्देश दिया कि माता पिता या अभिभावक या जो बच्चे को पाल रहे हैं के लिए वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया जाए ताकि बच्चों पर आर्थिक निर्भरता कम हो। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने पहला कहा कि भैया जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे से काम करवा रहे हैं उन फैक्ट्रियों को पहले बंद करो। दूसरा, जो उनको पाल पोस रहा है, माता पिता पाल पोस रहे हैं तो वो, या कोई अभिभावक पाल पोस रहा है दूसरा कोई, तो उनको वैकल्पिक रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों को ऐसी जगह पर ना भेजें और ना ही बच्चों को ऐसी जगह लगाएं ताकि वो आर्थिक रूप से बच्चों पर हावी हो सके या फिर बच्चों को धन कमाने के लिए मजबूर किया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये सरकार को निर्देश दिए। इसके साथ साथ जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उनके लिए पुनर्वास और शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें कही एमसी मेहता केस में। पहला, जो गंदगी फैला रही फैक्ट्रियां उनको क्लोज करो। दूसरा, कहा कि जो अभिभावक अपने बच्चों से काम करवा रहे हैं या माता पिता, उन माता पिता या अभिभावकों को सरकार रोजगार उपलब्ध कराए ताकि बच्चों पर निर्भर न रहे। और तीसरा उन्होंने क्या बोला, तीसरा कहा कि जो बच्चे अभी तक इनसे प्रभावित रहे हैं उनको क्या किया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए और उनको शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाए। समझ में आ गया। तो इसको लेकर के फिर से सरकार थोड़ा सा एक्शन में हुई, तो कुछ कानून बने ऐसे जिसमें सरकार ने डीपीएसपी के तहत लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया। रोजगार तो देना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं से कुछ चीजें दिक्कत आ रही थी। दिक्कत क्या आ रही थी, इसी सीएलपीआर एक्ट में 2006 को, 2016 पढ़ने से पहले 2006 पढ़ते हैं, तो इसी सीएलपीआर एक्ट में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको हर एक जगह, सभी जगह पर काम करने से क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। समझ में आ गया। कहा गया कि कहीं भी आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? अरे भाई, किसी के घर में खुद का बिजनेस है तो वो बिजनेस अपना संभाल नहीं सकता है, किसी के यहाँ दुकान है या किसी के यहाँ कोई खास चीज है, तो वो तो बचपन से, अगर उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि भैया हमारा बच्चा तो यही बचपन से सीखे, तो वो तो सीख सकता है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं ना कहीं से ये गलत, थोड़ा सा कानून जो था ये कंट्रोवर्सीज में आ गया। तो 2016 में इस कानून को फिर से क्या किया गया, सीएलपीआर को ही, पहले जो मैंने आपको अभी बताया है उसी को किया गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को ही यहां पर क्या किया गया, संशोधित किया गया और कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी व्यवसायों में काम करने पर रोका जाएगा। सभी प्रकार के व्यवसायों में काम करने पर रोक दिया जाएगा, लेकिन कुछ सिवाय एक्सेप्शनल पारिवारिक व्यवसाय अगर है, जैसे कि खेती है, हस्तशिल्प है, इस पर काम कर सकता है। ऑडियो वर्चुअल मनोरंजन या ऑडियो वीडियो या वर्चुअल मनोरंजन के उद्योग, जैसे फिल्मों में, टीवी शो में कलाकार के रूप में सिंगिंग करना है, उनमें वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन शर्त है, बच्चे तभी काम करेंगे जब स्कूल का पीरियड कंप्लीट हो जाता है और बच्चे जब क्या होंगे, छुट्टियों में होंगे, ताकि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य, भैया एक साथ पढ़ाई भी करेंगे वो भी करेंगे तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा, अगर स्कूल पीरियड पे करेंगे तो उनकी शिक्षा भी बाधित होगी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जब प्रभावित नहीं हो रही होंगी तभी काम होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाकी नहीं होगा। और काम वही कर सकते हैं जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे अपने घरों में व्यवसाय में लगे या फिर मनोरंजन के क्षेत्रों में लग सकते हैं, जो उनको प्रभावित, नकारात्मक प्रभावित नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनका शोषण नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का किसी ने कृत्य किया कि उनको प्रताड़ित किया गया, यानी किशोरों को 14 से 18 साल के बच्चों को खतरनाक जगह काम करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया, लेकिन यहां पर 14 साल से कम उम्र के बच्चे, यहां पर क्या कहा, 14 से 18 खतरनाक जगह पर पूर्ण, यहां तो हर जगह बंद है, केवल इनको छोड़ करके, इनको कहा केवल खतरनाक जगह पर काम करने में प्रतिबंधित। और कहा कि अगर कोई इन दोनों का उल्लंघन करता है
तो अगेन सजा वही है, बस धन क्या हो गया है, बढ़ गया है। पहले 10 से 20,000 था, अब 20 से 50,000 हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इतना ही केवल बढ़ाया, ज्यादा नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा सीमित बढ़ा दिया, कहा कि बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। अगर आप इसके तहत अगर दोषी पाए गए तो आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा, और सजा तो खैर इतनी बेहतरीन है, 2 साल अगर जेल में रहोगे तो इंसान बन जाओगे, ठीक है, बची हुई लाइफ में कभी गंदगी नहीं फैलाओगे। खैर, एक और मामला हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग मामला क्या पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक रेड लाइट एरिया होता है। रेड लाइट एरिया का मतलब होता है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन वगैरह होता है, देह व्यापार बोल सकते हैं। और वहां पर क्या होता है, चलो देह व्यापार तो मैंने मान लिया, जो लोग करते हैं शायद कुछ पैसे से प्रॉब्लम रही हो या XYZ, उस पर हम डिस्कशन नहीं करना चाहते, लेकिन वहां भी उनके भी तो बच्चे होते हैं। अब क्या उन बच्चों के पास अधिकार नहीं है क्या कि वो लोग शिक्षा गेट करें, या फिर वो लोग अन्य जगह रोजगार गेट करें, या फिर उनको समाज में सम्मान भी मिले, समानता का अधिकार भी मिले? क्या उनके पास ये नहीं है क्या? उनको भी तो मिलना चाहिए। इससे लेकर के केस हुआ था। वो केस क्या है, एक गौरव जैन बनाम भारत संघ का केस हुआ था 1997 में, और इसमें कहा गया था रेड लाइट क्षेत्र में सेक्स वर्कर्स के जो बच्चों को है, उनके शोषण और सुरक्षा की कहीं ना कहीं से कमी है। शोषण हो रहा है और सुरक्षा की क्या है, कमी है। शोषण हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? और क्या हो रहा है, सुरक्षा की कमी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि यह किसका कर्तव्य है, स्टेट का कर्तव्य है कि इन बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास, देखो क्या है, सुरक्षा और पुनर्वास को क्या करे, सुनिश्चित करे, और उनको शिक्षा भी दिलाए तथा कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने में उनकी मदद भी करे। यानी कि वो भी उनको क्या करे, उस क्षेत्र से हटा करके चाहे उसी क्षेत्र में उनको शिक्षा भी दिलाए, उनके जीवन को आगे बढ़ाए, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखे, और कल्याणकारी योजनाओं तक भी उनको पहुंचने में हेल्प करे। ऐसे बच्चों के लिए कहा कि जुवेनाइल होम बनाने चाहिए। तो जो एक छोटे छोटे किशोर हाउस होते हैं या फिर होम होते हैं, आवास होते हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, वो स्थापित सरकार करे, और पुनर्वास केंद्र भी स्थापित करे, जिससे क्या होगा, वो बच्चे वहां से निकल कर कि एक अच्छे माहौल में ढल जाएं। अच्छे माहौल में ढलेंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे, और भविष्य में शायद उनको भी ऐसी जगह पर प्रैक्टिस ना करना पड़े। सरकार का ये कर्तव्य है कि सरकार करे, ये DPSP के तहत कहा गया। और सरकार जब करेगी तो इससे क्या होगा, समाज का वो भी एक अंग है, वो लगातार प्रभावित नहीं रह पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? यानी एक समय उसको भी सुधारा जा सकता है। प्रभाव में इस क्या कहा गया, अनुच्छेद 24 और अन्य संवैधानिक प्रावधानों, अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत कमजोर बच्चों की सुरक्षा पर क्या किया जाए, जोर दिया जाए। मतलब उनके आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए उनको, और उनको भी समाज में आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आर्टिकल 23 और 24 ये चीजें बताता है। पहला क्या है, किसी भी प्रकार से किसी पर जबरन काम नहीं करवाया जाएगा, ना ही व्यापार किया जाएगा, ना ही बंधुआ मजदूरी करवाई जाएगी, उनको मिनिमम वेजेस दिया जाएगा, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन नहीं होगा, देवदासी प्रथा नहीं होगी, अगर होगी तो उसके लिए ढेर सारे नियम कानून हैं, उनके तहत सजा का भी प्रावधान है। आर्टिकल 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम करना रोका गया, जिसके लिए CLPR एक एक्ट बनाया गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसके तहत कहा गया कि सभी बच्चों को गलत जगह या खतरनाक जगह पर काम करने से रोका जाएगा। अगर रोका जाएगा, कोई करता भी है, अगर मतलब करवाता, जबरदस्ती करवाता भी है, तो उसके लिए क्या होगा, सख्त प्रावधान होंगे, उनके तहत उसको सजा दिलाई जाएगी, ये बताया गया। उसके साथ साथ ये कहा गया कि उसमें जब अमेंडमेंट किया गया 2016 में, तो कहा गया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कहीं काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनका कोई घर का बिजनेस है, उसको सीखना चाहते हैं, या फिर मनोरंजन की दुनिया में वो काम करना चाहते हैं, ऐसे काम जहां खतरनाक नहीं है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन स्कूल पीरियड के बाद और छुट्टियों में। अगर 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं, उनको काम करने के लिए तो अलाउ किया गया, लेकिन उनको खतरनाक जगह पर काम करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। अगर कोई इसके तहत जो दोषी पाया जाता है, तो क्या किया जाएगा, उसको सजा सुनाई जाएगी। और सजा कितनी सुनाई जाएगी, 6 से 2 वर्ष तक की सजा होगी, या फिर 6 से 2 वर्ष की सजा के साथ साथ उसको 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। तो क्वेश्चन इस तरह के मेंस में बनते हैं कि समाज में इस तरह की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए लोग या सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, या फिर लोगों के शोषण
को किस तरह से लोगों को शोषण से किस तरह से बचाना चाहिए, या फिर उनके खिलाफ होने वाले शोषण से उनको किस तरह से बचाया जा सकता है। इस तरह के मेंस के ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले आप इनको पढ़िए, फ्रेम करिए अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। प्रीलिम्स वाले अच्छे से पॉइंट आउट कर लीजिएगा, मेंस वाले इसको मेंस की आंसर राइटिंग के तहत केसेस को जरूर ऐड करिएगा। केसेस ऐड होंगे तो क्लियरिटी थोड़ी सी आ जाती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कभी कुछ कहा भी है क्या, क्या इससे रिलेटेड कोई जजमेंट भी आया है क्या, कि तो इससे क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल थॉट्स डेवलप होने लगते हैं। खासतौर पे फंडामेंटल राइट में ढेर सारे केसेस आते हैं, तो इसको भी पढ़िए, आप करिए, थोड़ा सा रिवीजन करिए। कोई दिक्कत आती है आप हम लोगों तक अपना कांटेक्ट करिए, समस्या आप बताइए। मे भी चांसेस आपके लगभग यही है मेरी तरफ से कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए ही इतना ही, क्योंकि ये एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो इन सब इसको रिवीजन करिए, पढ़िए आराम से, और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो जबरदस्त अपनी मेंस की तैयारी के लिए लगे रहें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।